हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण और नई योजना पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय के अंडर में काम करती है और इसी मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए ये योजना हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिछली परीक्षा में इससे प्रश्न क्यों नहीं आए, तो ये योजना उस टाइम शुरू नहीं हुई थी। 2017 तक की जो भी रनिंग में योजनाएं चल रही थी वो वर्ष 2017 की पटवारी परीक्षा में पूछ लिए गए थे उन योजनाओं से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस योजना से बहुत प्रश्न आने वाले हैं। स्वामित्व योजना प्रश्न क्यों आने वाले हैं उसका रीजन है, स्वामित्व योजना हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके एक तरह से उनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये उनका बहुत इंटरेस्ट है कि ऐसा होना चाहिए, एक पॉइंट ये। दूसरी बात ये कि उस जो प्रधानमंत्री की जो हमारी योजना है, केंद्र की जो योजना है, हमारे राज्य का ऐसा सिनेरियो रहता है कि हमारा राज्य उन योजनाओं को बहुत फोकसली लागू करता है गाँव में और हमारे हर जिलों में, राज्यों में, सभी जगह। अब ये बेसिकली जो है गाँव की एक तरह से योजना है। हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो भी ग्रामीणों से जुड़ी हुई है, राइट। तो अब हमको क्या करना है, हमको ये समझना है कि इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। हम पहली चीज क्या समझे, हम पहली चीज समझे कि एग्जाम ये जो योजना है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो पंचायती राज मंत्रालय के अंदर में ही ये काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस योजना से प्रश्न ना आए। तो उन्हीं प्रश्नों के ऊपर फोकस करते हुए आपको आपके माइंड में प्रश्न खुद से ही क्रिएट करने हैं। मैं हमेशा इसी बात पे फोकस करता हूं कि आपका माइंड इतना ओपन करो कि आप खुद ही प्रश्न डेटा पढ़ के प्रश्न अपने माइंड में बनाते रहो, ठीक। आज की क्लास का सिनारियो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंत्रालय, यानी कि ये जो स्वामित्व योजना जो है ये कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, शुरुआत कब हुई, मंत्री कौन है, टैगलाइन क्या है। दूसरे में हम जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा वो होगा उद्देश्य क्या है योजना को लागू करने का। तीसरा होगा कि ये योजना कैसे काम करती है, इसका उद्देश्य जो भी है तो फिर उस उद्देश्य को ये कैसे पूरा करती है ये हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे बजट 2022-23 जो है वो इस बार का क्या है इस योजना के लिए, और ऑनलाइन पोर्टल और जो भी एप्लीकेशन है वो इससे कौन कौन से जुड़ी हुई हैं, इस योजना के अंदर में काम करती है वो। उसके अलावा हाल ही में इस योजना में क्या क्या चीजें हुई है। तो चलिए पहला जो है आज का टॉपिक हमारा वो शुरू करते हैं कि मंत्रालय। ये योजना स्वामित्व जो योजना है ये पंचायती राज मंत्रालय के अंडर में काम करती है। हम बहुत बार योजनाओं में पढ़ चुके हैं पंचायती राज वाली में कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जो हैं वो श्री गिरिराज सिंह बने हैं इस बार, ठीक। ये इस बार का जो इनका कार्यकाल है, यानी कि जो सेकंड चरण इस सरकार का चल रहा है, केंद्रीय सरकार का, उसमें कौन है मंत्री, केंद्रीय जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं वो कौन है, श्री गिरिराज सिंह। अब इन गिरिराज सिंह से पहले जो मंत्री थे ना, यानी कि जब ये योजना लॉन्च हुई थी, हम ये डेटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब योजना लॉन्च करी थी ये वाली, तब जो पंचायती राज के जो मंत्री थे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, जो अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में उनके पास कृषि मंत्रालय है। पहले उनके पास कृषि मंत्रालय और पंचायत राज मंत्रालय, इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा मंत्रालय वो भी थे, ठीक। तो जब योजना लॉन्च करी तो मंत्री कौन थे पंचायती राज के, नरेंद्र सिंह जी तोमर। अभी वो क्या है, कृषि मंत्री हैं। अभी पंचायती राज मंत्री कौन है, हमारे श्री गिरिराज सिंह। इतना क्लियर है। आगे हम चलते हैं, टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है मेरी संपत्ति मेरा हक, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब ये मेरी संपत्ति मेरा हक टैगलाइन क्यों रखा है इसके ऊपर बात करते हैं। एक्चुअली जो योजना का जो मेन फोकस जो है ना, इस योजना में क्या होना है जैसे हम उद्देश्य में देखेंगे, लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर जो गांव में जो जमीन होती है ना, जो गांव में जो ग्रामीणों के घर होते हैं, जमीन के तो सबके पास किताब होती है या डायरी होती है या पावती होती है या जो ऋण पुस्तिका होती है, भू ऋण पुस्तिका जिसको बोलते हैं वो होती है। आपके क्षेत्र में इस कुछ जिस भी नाम से जानते हो, एक किसान के पास अपने खेत की एक पावती होती है, ठीक है, एक डायरी टाइप से होती है। तो वो खेतों की तो होती है, लेकिन घरों की किसी के पास कुछ नहीं था, घरों का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी कि घरों की, अगर गाँव के अंदर घरों की रजिस्ट्री करना हो तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ऐसा, पट्टे के अलावा। और पट्टा भी किसी के पास है, बहुत जनता के पास पट्टा ही नहीं है गांव के अंदर। शहरों में अलग है, शहरों में सबके पास अपनी रजिस्ट्री या रिकॉर्ड या जो होता है, लेकिन गांव में नहीं था। तो योजना का उद्देश्य था ग्रामीणों को अपनी संपत्ति इन द सेंस जो वो घर बने हुए हैं उन घरों का उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाना। इसलिए इसका टैगलाइन क्या लिखा गया, मेरी संपत्ति मेरा हक, ठीक है, क्योंकि संपत्ति उनकी थी लेकिन उस टाइम उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए टैगलाइन क्या हो गई है, मेरी संपत्ति मेरा हक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसकी शुरुआत हुई है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन इसकी शुरुआत हुई है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
24 अप्रैल 2020 को 9 राज्यों में ये योजना शुरू की गई। काई के तौर पे पायलट चरण, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस योजना को 24 अप्रैल 2020 को 9 राज्यों में लागू किया गया। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? वो 9 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये जो आपने राज्यों के नाम देखे हैं, आप देख रहे होंगे ये अल्फाबेटिकली क्रम में लिखे हुए हैं, ABCD के फॉर्म में, यानी कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर H हरियाणा, फिर K कर्नाटक, फिर M मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो जब पायलट चरण 9 राज्यों में लागू हुआ, फिर देखा गया कि ठीक है योजना ठीक ठाक काम कर लेगी। उसके बाद क्या किया, जस्ट लगभग 1 साल के बाद या 1 ही साल के बाद, हाँ 1 साल के बाद इस योजना को हमारे पूरे देश में लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 2021 को ये योजना हमारे पूरे देश में लागू हो गई। लागू किसने करी? लागू हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। किस दिन किया? 24 अप्रैल 2021 पूरे देश में। 24 अप्रैल 2020 पायलट प्रोजेक्ट। ये आपको दोनों डेट याद रखनी है। अब हम आते हैं आगे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है। ये जो स्वामित्व है ना, ये स्वामित्व मतलब कि अपना स्वामित्व, मतलब आप समझते हो जो भी स्वामी होता है पर्टिकुलर भूमि का या मकान का, उसको स्वामित्व बोलते हैं। स्वामित्व की इंग्लिश में जो स्पेलिंग बनती है वो ये बनती है SVAMITVA, स्वामित्व। और ये नीचे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि S फॉर सर्वे, ठीक है, जहां मैंने इसको ब्लू पेन से वो भी कर रखा है, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, जो कि है उद्देश्य, कि इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है। तो जो पहला उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य है कि गांव के गृह स्वामियों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना, एक प्रॉपर्टी कार्ड उनको दे देना कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। दूसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है बैंक से ऋण या लोन देने के लिए प्रॉपर्टी कार्ड, यानी कि बैंकों से अगर वो ऋण चाहिए उनको या ऋण देना है किसानों को, तो उनके पास घर का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अगर ये रिकॉर्ड उनको मिल जाता है तो वो बैंक में इसको लगा के लोन ले सकते हैं, जिसको बेसिकली शहरों में होम लोन कहते हैं। ऐसे गांव में नहीं मिलता है, तो गांव में क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वो रिकॉर्ड अगर ये मिल जाएगा तो उससे लोन लेने में उनको जो है बैंक से सुविधा हो। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो है संपत्ति संबंधी विवादों में कमी। गांव में यदि हम जाएंगे, ये चीज़ शहरों में भी होती है कि जो पड़ोसी के जो घर होते हैं आसपास के लगे हुए मोहल्ले में, उनमें सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। तो ये चीज़ गांव में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि गांव में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। शहरों में तो चलो ठीक है, आप रजिस्ट्री को देख के या किसी रिकॉर्ड को देख के पता कर सकते हैं कि हाँ चलो ये इसका है, ये इसका है। लेकिन गांव में कैसे करेंगे? गांव में तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कोई अगर चेक करने भी आएगा, कोई करना भी चाहे उसका निराकरण, तो कैसे करेगा? तो नहीं कर पाता था। इसलिए ये चीज़ प्रोवाइड होने के बाद संपत्ति कार्ड जब बन जाएगा, आगे देखेंगे हम, तो उसके बाद उसके पास एक रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड होने के कारण वो अपनी अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन हो तो उसको वो कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है, जिससे उसका संपत्ति संबंधी जो विवाद होता है, सीमा को लेके जो विवाद होता है आपस का, वो सुलझ जाता है। अगला जो उद्देश्य है वो है ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर या टैक्स लगाना। ग्राम पंचायत में जो संपत्तियां, उन पे कोई टैक्स अभी फिलहाल नहीं लगता है घर के ऊपर। तो इससे क्या है कि एक तरह से ग्राम पंचायत की आमदनी भी होना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो अगला जो उद्देश्य है वो है ग्राम स्वराज को प्रबल करना। और उसके बाद जो इसका एक और हम देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर गांव बनाना भी इस योजना का उद्देश्य है। तो बेसिकली जो आपको याद रखना है उद्देश्य, वो कौन से याद रखना है कि गृह स्वामी जो हैं इनको अधिकार अभिलेख प्रदान करना। संपत्ति कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड हम उसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक चीज़ तो ये होगी कि इनको रिकॉर्ड मिल जाएगा, दूसरी चीज़ होगी कि इनको बैंक से जो है लोन मिल जाएगा। दो चीज़ें जो है वो मुख्य हैं। उसके अलावा ये भी मुख्य है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे, बाकी ये चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी। पंचायत कर भी आप याद रख सकते हैं कि हाँ पंचायत कर लगाना भी एक योजना का उद्देश्य है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे और हम आते हैं कि कैसे काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा स्टेप हमारा कि कैसे करते हैं इस कार्य को, जो प्रॉपर्टी कार्ड वितरित करते हैं वो किस प्रकार से बन के आता है, उस पूरी प्रोसेस को समझते हैं। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है 4 विभाग काम करते हैं। कौन कौन से 4 विभाग हैं? पहले नंबर का है पंचायती राज मंत्रालय, जो कि केंद्र वाला है, जिसके अंडर में योजना काम कर रही है। दूसरा विभाग है राजस्व विभाग, राज्य का, यानी कि अगर एमपी में लागू है तो एमपी का राजस्व विभाग।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में लागू है तो उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग इस प्रकार से, पर्टिकुलर राज्य का विभाग। ऐसे ही पंचायती राज का जो विभाग होता है राज्य वाला वो। और चौथे नंबर का है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया। वैसे तो सर्वे ऑफ इंडिया की जो ये हमारी संस्था है ये पूरे ही भारत में फैली हुई है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी के अंदर जबलपुर में इसका जो है क्या है, हेडक्वार्टर बोल सकते हैं, हेड ऑफिस बोल सकते हैं, जहां पे हमारे इस योजना के अंतर्गत जो नक्शे बनते हैं वो जबलपुर जाते हैं। ठीक, अब स्टेप समझते हैं कि ये कैसे होता है। 4 विभाग आपने देखे कि इस योजना में 4 विभाग शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स देखते हैं कैसे काम होता है। तो यहाँ आपको एक नक्शा दिख रहा है, ये नक्शा, ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये वाली, ये मान लीजिए कि इस ग्राम पंचायत की बाउंड्री है, कि ये गाँव जो है, इस गाँव का नक्शा इतना बड़ा है। अब इसके अंदर जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ आप एज्यूम करो कि इन सभी जगह खेत है। इन खाली जगह में क्या है, खेत है। बीच में आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर में आप ऐसा एज्यूम करो कि वो वहाँ पे सारे लोगों के, गांव वालों के घर बने हुए हैं। अब गांव में जाएंगे तो ऐसा ही होता है कि किसी न किसी एक ही जगह घर बने रहते हैं। अगर हम पुराने डेटा की बात करें, आबादी नंबर की बात करें, आबादी नंबर क्या होता है वो समझते हैं। गांव के अंदर वैसे तो आपको यहाँ भी घर मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोग तो खेतों में भी घर बना के रहते हैं। लेकिन इस योजना में उन व्यक्तियों को लाभ मिलता है जो कि आबादी नंबर के अंदर घर बना हुआ है उनका। आबादी नंबर क्या होता है, आज से लगभग 40-50 साल पहले सरकार ने जब बंदोबस्त किया था, बंदोबस्त का मतलब है जब सरकार चेक करने गई गांव में, तो जहां जहां उनको घर बने हुए दिखे उस पूरे एरिया को घेर के आबादी नंबर बना दिया गया। तो हम ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वैसे मान लीजिए कि इस पूरे ही गांव में 1 नंबर से लगा के 2000 नंबर तक के खसरा है। मतलब कि इसमें हम अगर खसरा देखेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे हमको 2000 नंबर मिल जाएंगे जिनमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, 1 नंबर मान लो रमेश के नाम से खेत है, दूसरा नंबर मान लो सुरेश के नाम से खेत है, तीसरा नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खेत है, ऐसे कुल 2000 है। इन 2000 में कुछ गवर्नमेंट नंबर भी होते हैं। कौन सा नंबर, सरकारी नंबर भी होते हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो नक्शा हमको दिख रहा है अंदर वाला, इसका नंबर है 100। क्या नंबर है, 100। और ये 100 नंबर का आबादी नंबर है। आबादी नंबर आप समझे होंगे, कब का नंबर है आबादी, आज से 50 साल पहले उस गांव में जो भी घर बने होंगे, जिस जगह भी, आज तो स्थिति अलग हो गई होगी, लेकिन 50 साल पहले हो सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में ही घर बने होंगे। तो जहां भी घर बने थे उसको आबादी नंबर घोषित कर दिया। अब हमने ये ऐसा मान लिया कि मान लो कि इसको 100 नंबर दिया होगा उस टाइम, तो 100 नंबर का आबादी नंबर है ये। अब स्टेप 1 क्या है आपकी, कि इस आबादी नंबर में, सिर्फ इस आबादी नंबर में, क्योंकि हो सकता है कि गांव में यहां भी घर हो, ठीक, तो इस आबादी नंबर में जितने भी घर आते हैं, इस आबादी नंबर की आउटर बाउंड्री पे सबसे पहले स्टेप 1 है, चूना लाइन डाली जाती है। क्या करते हैं, चूना, चूना आपने सुना होगा, चूना डालते हैं कहाँ, आउटर बाउंड्री पे। जैसे ये आउटर बाउंड्री है, पहले इसके आउटर बाउंड्री पे चूना डाल देते हैं। ऐसे करके ये आउटर बाउंड्री पे चूना डल जाता है। जब ये चूना डल जाता है, चूना डालने कौन कौन जाते हैं, चूना डालने के लिए, मतलब चूना तो नहीं डालते हैं, लेकिन ये दिखाना कि चूना कहाँ डालना है, इसके लिए 2 विभाग काम करते हैं, राजस्व विभाग और पंचायत विभाग। पंचायत विभाग का ये काम होता है, यानी कि सचिव, रोजगार सहायक, इनका ये काम होता है कि चूने की व्यवस्था करानी और चूना के डलवाने के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था करवानी। और राजस्व विभाग का ये काम होता है जिसमें पटवारी और आरआई जाते हैं, यानी कि जो गिरदावर होते हैं वो जाते हैं। उनका काम है कि दिखाना कि कहाँ चूना डालना, क्योंकि नक्शा उनके पास होता है, तो वो दिखाते हैं कि आपको इस जगह डालते जाओ, डालते जाओ। ऐसे करके पूरी बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, अगर मेरे पास फोटो होगा तो मैं लगाऊंगा। तो ऐसे करके पूरा बाउंड्री बन जाती है। अब बाउंड्री बन जाती है तो ये बाउंड्री बन गई। उसके बाद इन घरों के सामने भी चूना डालते हैं। घरों के सामने भी क्या करते हैं, चूना डाल देते हैं, दरवाजों के सामने। तो चूना डालने का क्या मोटिव है, ऐसा पता रहे कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। हर घर के बाहर चूना डालते हैं जिससे हर घर की सीमा पता लगे। ऐसा चूना डालना क्यों जरूरी है वो देखते हैं अगले स्टेप में। दूसरी स्टेप होती है, जब चूना डल के तैयार हो जाता है तो वहीं पे अपने साथ में जो हमारा एक और विभाग कौन सा है, संरक्षण विभाग है, ये भी मौजूद रहता है। इनकी एक टीम मौजूद रहती है, 2 या 3 जने साथ में होते हैं। इनके पास एक ड्रोन और एक मशीन करके होती है। ये ड्रोन उड़ाते हैं हवा में, आपने ड्रोन देखा ही होगा। तो ड्रोन फ्लाई होता है, ड्रोन फ्लाई होता है उस पर्टिकुलर एरिया में। कौन करता है, SOI लिखा है। SOI मतलब कि सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ड्रोन फ्लाई करती है। इस नंबर के ऊपर ड्रोन उड़ता है हवा में। वो ड्रोन उड़ता है पूरा, जहां जहां भी चूना डला हुआ है उसके ऊपर बहुत ऊंचाई से वो जो है फोटो कैप्चर करता है। ठीक है, एक वीडियो और फोटो कैप्चर कर लेता है उस पूरे एरिया का, जहां जहां भी चूना डला हुआ है वहां। और वो फोटो कैप्चर करने के बाद वो फोटो कहाँ भेज दिए जाते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है जबलपुर, वहां भेज दिए जाते हैं। वहां भेजने के बाद वहां से नक्शा बन के आ जाता है। ठीक है, एक नक्शा बन के आ जाता है। फिर उस नक्शे का
अपने को इन द सेंस पटवारी को जाके वहाँ पे सत्यापन करना पड़ता है कि हाँ 1 नंबर का अब नक्शा आएगा बन के। तो जैसे मान लो इस नक्शा जब बन के आया तो इस वाले घर को 1 नंबर दिया, इस वाले को 2 नंबर दिया, इस वाले को 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, ऐसे करके मान लो कि 150 नंबर वहाँ से बन के आए। वहाँ से 150 नक्शा एक बन के आए, लेकिन उसके अंदर 150 कुल मिला के अलग अलग प्रकार के नक्शे बने हुए हैं। ठीक है, 150 घर मान लो। तो 1 नंबर का घर किसके नाम से है, 2 नंबर का किसके नाम से, 3 नंबर का किसके नाम से, 4 नंबर का किसके नाम से, ऐसे करके वहाँ पे भौतिक सत्यापन करना पड़ता है जाके। भौतिक सत्यापन करने के बाद आपने कौन सी स्टेप देखी है, ये भौतिक सत्यापन करिए नक्शा वहाँ से आने के बाद। फिर सारा का एक पोर्टल होता है जो हम ऑनलाइन पोर्टल ऐप्स में देखेंगे। सारा का एक पोर्टल होता है जिसके अंदर एंट्री करनी होती है कि 1 नंबर का घर इनके अंदर इनके पास है, या ये मालिक हैं, 2 नंबर इनके पास है, तीसरा नंबर का घर इनके पास है, ऐसे करके नाम लिख दिए जाते हैं उसके अंदर ऑनलाइन में। और फिर जो है एट द लास्ट प्रॉपर्टी कार्ड बन जाता है। प्रॉपर्टी कार्ड जब बन जाता है तो प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन भी चढ़ जाता है, कोई व्यक्ति चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकता है वेबसाइट से। ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण वेबसाइट है वो भी देखेंगे ऑनलाइन पोर्टल में। अब हम चलते हैं, आप समझे होंगे कि इसमें कैसे होता है। तो जो आबादी नंबर होता है वहाँ पे चुना लाइन डालते हैं, चुना लाइन डालने के बाद वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करते हैं, ड्रोन फ्लाई करने के बाद जबलपुर भेजते हैं, वहाँ से नक्शा बन के आता है, नक्शे का भौतिक सत्यापन करते हैं कि कौन सा नंबर किसके नाम से है, वो उसको ऑनलाइन एंट्री करते हैं। ऑनलाइन एंट्री करने के बाद वो सबके लिए अवेलेबल हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे, जो कि है कैसे हमने देखा। अब हम देखते हैं बजट। अब हम देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है वो है चौथा, कि बजट 2022-23। वैसे तो हमने तीनों ही शामिल कर दिए। क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट बजट जो है, आईएमपी जो बजट है, जो महत्वपूर्ण बजट है वो है 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए गए हैं 2022-23 के बजट में। बजट किसने जारी किया था, वित्त मंत्री जी कौन है, निर्मला सीतारमण जी। वर्ष 2021-22 का जो बजट था वो था आपका 200 करोड़ रुपए। और जब ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू हुई थी 24 अप्रैल 2020 को, है ना, तब इसका बजट जो था वो था 79.65 करोड़। वो जो भी बोलते हो उसको आप बोल लेना। 79.65 करोड़ रुपए का बजट जो है 2021 में जो है, जब पायलट प्रोजेक्ट थी तब लागू करा या दिया। और उसके बाद जब इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे ही देश में लागू कर दी 24 अप्रैल 2021 को, उस टाइम पे बजट 200 करोड़ रुपए दिया। और अभी हाल फिलहाल वर्तमान में जो है बजट जो है इसका वो कितना है, 150 करोड़ रुपए है। आप इसको ऐसे भी याद रखना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन मैंने पहले देखा था कि पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कितने वर्ष की कमी हुई, कितने परसेंटेज की कमी हुई, या कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, ऐसा कुछ करके। तो अब आप देख भी लेना कि ये पहले 200 था और अब ये 150 हो गया है, तो कितने परसेंट की कमी हुई निकाल लेना, उसको भी याद कर लेना, या फिर अपने नोट्स में लिख लेना साइड में। अब हम देखते हैं, ये हमने बजट देखा, आपको 150 करोड़ याद रखना है। ठीक, आगे हम देखते हैं ऑनलाइन पोर्टल और जो एप्लीकेशन है वो इससे कौन कौन से संबंधित है। तो देखिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। एक तो स्वामित्व पोर्टल खुद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन है। उसके अलावा दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है आपका सारा, ये पूरा यहाँ पे ए भी है, सारा पोर्टल। कौन सा पोर्टल, सारा पोर्टल। ये सारा पोर्टल कौन सा होता है, ये सारा पोर्टल वो होता है कि जब, वैसे तो सभी काम में उपयोग में लेते हैं इसको पटवारी, लेकिन आज जो हमने योजना पढ़ी है स्वामित्व वाली, जब चूना लाइन डल जाती है, नक्शा बन के आ जाता है, जब एंट्री करनी पड़ती है कि 1 नंबर का प्लॉट किसके नाम से है, तो उसके लिए उपयोग करते हैं इस एप्लीकेशन को, जिसका नाम है सारा पोर्टल। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद अगला आपको दिख रहा होगा आरसीएमएस पोर्टल। कौन सा पोर्टल, आरसीएमएस पोर्टल। इसका फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने कई बार सुना होगा कि हमारा केस चल रहा है, हमारा केस चल रहा है। तो वो जो सारे केस जो चलते हैं वो कहाँ मैनेज किए जाते हैं, ऑनलाइन आरसीएमएस पोर्टल पर, रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता ये है कि जब पट्टे वितरित कर दिए जाएंगे, जब प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो फिर उसका भी तो निपटारा करना पड़ेगा। तो उसका निपटारा करने के लिए व्यक्ति को इस पोर्टल पर पहले एक आवेदन करना होता है ऑनलाइन, और उसके बाद उसकी जो भी निराकरण की प्रक्रिया होती है वो चालू होती है। आगे एक और पोर्टल है जो इसी से संबंधित है, वो है एमपी भूलेख पोर्टल। कि आपने ये कहा कि चलो ठीक है, आप सारा पोर्टल पर एंट्री कर देंगे किसानों की, तो क्या किसान को भी सारा पोर्टल चलाना पड़ेगा? नहीं। जो व्यक्ति हैं जिनको प्रॉपर्टी कार्ड जिनके नाम से जारी हुए हैं, वो अपने प्रॉपर्टी कार्ड जो है इस वेबसाइट से निकालेंगे।
क्या तो वो दुकान से जाके निकाल सकते हैं या घर बैठे भी चेक कर सकते हैं, MP भूलेख पोर्टल। तो ये कुछ ऑनलाइन पोर्टल थे जो कि इससे संबंधित है। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर कि हाल ही में इस योजना को लेके क्या क्या चीजें हुई है। तो अब हम पढ़ते हैं आज का हमारा आखिरी पॉइंट जो कि है हाल ही में क्या क्या हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो 11 मार्च 2022 को, इसी साल 11 मार्च 2022 को जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं जिनका नाम है श्री गिरिराज सिंह, उन्होंने एक SMS सिस्टम की सुविधा लॉन्च की है। SMS सिस्टम यानी कि उनको एक मैसेज भेजा जाएगा, किसके माध्यम से, जब कभी उनके क्षेत्र में कोई भी सांसद विधायक जो हैं जिस किसी क्षेत्र के हैं वो उस क्षेत्र में जब भी ड्रोन फ्लाई होने वाली रहेगी, यानी कि जब ड्रोन उड़ने को तैयार होगा, उस वक्त उनके पास एक मैसेज चला जाएगा कि आज जो है इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ चुका है। ये डेटा कलेक्शन के लिए या फिर यूं कहें कि उनके रिकॉर्ड के लिए ये सुविधा लॉन्च की गई है। और साथ में केंद्रीय मंत्री जी ने अपनी मीटिंग में ये भी कहा कि आप सभी को जो है सांसद और विधायक को जो है इस योजना में इंटरेस्ट लेके इसकी कार्रवाई को जो है आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। ठीक, तो पहली चीज आपको याद रखनी है, क्या सुविधा स्टार्ट हुई है, हमको मतलब है SMS पोर्टल से, SMS सिस्टम से, कि एक SMS सिस्टम की सुविधा लॉन्च की गई है इस योजना के तहत। दूसरी पॉइंट है 1.16 लाख गांवों में ड्रोन फ्लाई पूरी हो चुकी है अभी तक। ठीक, उसके बाद अभी तक से मतलब है जो डेटा ऑनलाइन रखा है उससे, एग्जाम में भी प्रश्न उसी डेटा से आता है। जब वो डेटा बदल जाएगा तो हम लोग एक और क्लास लेके वापस से हाल ही में जो भी हुआ है वो चीज़ कर देंगे। ठीक, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो अभी तक क्या हुआ है, 1.16 लाख गांव में ड्रोन फ्लाई पूरी हो चुकी है, यानी कि चूना डलने के बाद ड्रोन ऊपर उड़ चुका है। ठीक, अब उनके नक्शे जो है जो भी है वो फोटो वगैरह कहाँ चले गए होंगे, जबलपुर चले, अच्छा जबलपुर नहीं जाएंगे, ये तो पूरे देश की बात हो रही है। तो जहाँ भी उनके सेंटर होंगे, जैसे अपने यहाँ जबलपुर जाते हैं, ऐसे हर राज्य में कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जाते होंगे। तो कितने ड्रोन फ्लाई हो चुकी है, 1.16 लाख। आगे है 31,000 गाँव में संपत्ति कार्ड दे दिए गए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड 31,000 गाँवों में वितरित कर दिए गए हैं। मार्च 2025 तक इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कभी कभी परीक्षा में ये प्रश्न भी आ जाता है कि इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य क्या है, तो मार्च 2025 तक इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है। उसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड डिजी लॉकर एप्लीकेशन में भी उपलब्ध करवाए गए हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी कार्ड बन के आते हैं स्वामित्व वालों के, जो भूमि स्वामी होते हैं या जो घर के स्वामी, जो गृह स्वामी होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टी कार्ड बन के आते हैं उसको डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो है उसमें भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और ये दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक तो है CORS और एक है GNSS। आने वाला जमाना इसी का है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने देश में जो गवर्नमेंट है वो हर जगह एक तरह से जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ पे कोर्स जो ये सिस्टम है, जो स्टेशन है, इसको लगा रही है। जहाँ जहाँ भी संभव हो पा रहा है, जहाँ जल्दी से लग रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे आपने सुना होगा कि आने वाली दुनिया ड्रोन के आने वाली है, हर चीज़ ड्रोन से होगी। ठीक है, ऐसा भी सुनने में आता है कि ऑनलाइन जो डिलीवरी होती है, ये हम जो सामान मंगवाते हैं ये भी ड्रोन से ही हो जाएगा सब कुछ। ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी जो है टेक्नोलॉजी आने वाली है, उस टेक्नोलॉजी में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे दोनों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्वामित्व योजना के अंदर जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जहाँ नीचे चूना डला रहता है, तो वो ड्रोन ऑटोमेटिक अपने आप नहीं उड़ता है, उसको सिग्नल मिलते हैं सैटेलाइट से। एक स्टेशन होता है, उस स्टेशन से भी उसको नेविगेट किया जाता है, उसको लोकेशन दी जाती है कि इस एरिया का जो आपने देखा होगा अक्षांश और देशांतर, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होता है वो उसके अंदर डाले जाते हैं। तब जाके कहीं वो उसी एरिया में घूमता है जो एरिया उसको निर्धारित करते हैं। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है, ड्रोन तो आपने उड़ा दिया, लेकिन ड्रोन का कनेक्शन जो है एक तो कोर्स स्टेशन से रहता है। आपको तो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म याद कर लो कभी आ जाए तो। कोर्स का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। और एक और चीज़ है GNSS, ये है ग्लोबल नेविगेशन
सैटेलाइट सिस्टम। ये दोनों हमको तो इतना करना है, हमको मतलब नहीं ये क्या कर रहे हैं, हमको तो ये मतलब है कि इनका फुल फॉर्म ये होता है। और ये स्वामित्व योजना से किसी न किसी तरीके से जब ड्रोन उड़ता है तो उससे इनका रिलेशन है। तो ये थी हमारी आज की पूरी क्लास। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।